अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस उम्मीद है कर लिए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये है कि हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दरअसल आपका ये जितना भी रिसर्च ये मैनुअल था, उसका जो कह लें कि बुनियादी काम है, बेसिक वर्क जो है, वो सारे का सारा 7, 8 एंड 9 क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस बताने हैं कि किस तरीके से आपने काम स्टार्ट लिया, फिर उस पर कैसे वर्कआउट किया। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब आपने इस क्वेश्चन को हेडिंग्स में लिखना है। ठीक है, तो जो पहली हेडिंग बनेगी वो होगी इंट्रोडक्शन की। अब इस इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है कि ये बताना है कि दिस स्टडी वाज यूज्ड टू इम्प्रूव, एनहांस, डेवलप। क्या चीज़ डेवलप करने के लिए? वेलबींग डेवलप करने के लिए। और वो जो वेलबींग में आपका थीम था वो आप थीम लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप बता देंगे अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप या अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, 7, 8, 9 जो भी आपने ग्रेड लिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने अपना मेथड जो था उसको भी बता देना है कि इस मेथड के थ्रू हमने इसको किया, यानी कि ये 3 से 4 लाइनों में आपने इंट्रोडक्शन अपना दे देना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी हेडिंग जो आप बनाएंगे वो होगी रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें आपने ये बताना है कि ये रिसर्च जो है टुक प्लेस एट डैश, यानी कि जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो आप स्कूल का नाम बताएंगे, ये बता देंगे कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का बता देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि आपने वो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में, बैकग्राउंड वाले में बताया था कि आपका जो स्कूल है या जिस तरीके से उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो अब आप स्टूडेंट्स बता देंगे। और एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करती चलूँ कि जैसे पहले मैंने कहा था कि स्कूल उस टाइम क्लोज़ थे, अब चूँकि स्कूल ओपन है तो अब आप स्कूल का डाटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे द डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, या इसके अलावा आपने अगर किसी से डाटा लिया है, लिया कैसे डाटा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने टीचर से डाटा लिया कि बच्चे जो थे उनका वेलबींग कैसा है, तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन में आप लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द कोलीग्स या अकॉर्डिंग टू द सीनियर टीचर्स, उनके मुताबिक क्या था कि बच्चों में ये वेलबींग लैक कर रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद पेज 37 पे यहाँ पर अब आप आ जाएं कि यहाँ आप लिखेंगे रिसर्च डिज़ाइन। अच्छा, अब रिसर्च डिज़ाइन में आपने ये बताना है कि आपने कौन सा डिज़ाइन, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपकी चूँकि एक्शन रिसर्च है तो आपने कहना है कि एक्शन रिसर्च सर्वे डिज़ाइन वॉज अडॉप्टेड। उसके बाद क्यों आपने ये भी साथ बता देना है कि द रिसर्चर स्टडीड इंडिविजुअल्स इन द नेचुरल सेटिंग, क्योंकि एक्शन रिसर्च दरअसल होती ही क्या है, नेचुरल सेटिंग में ही हो रही होती है, यानी कि जो करंटली प्रॉब्लम आता है उसका आपने सोल्यूशन देना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मेथड है वो बता देंगे कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, और वैसे सबका होना क्वांटिटेटिव ही चाहिए, लेकिन आप मिक्स्ड मेथड भी लिख सकते हैं, यानी क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो होगी टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन में आपने ये बताना है कि आपने कौन से ग्रेड को सेलेक्ट किया था। ठीक है, अच्छा, पहले तो आपने वो स्कूल का बता दिया था ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बताना है कि उस स्कूल में से आपने कौन सा ग्रेड ले लिया, ग्रेड 8 ले लिया, या आप एज ग्रुप भी कर सकते हैं, जिन्होंने शुरू में एज ग्रुप अगर किया था तो वो भी ठीक है, आप बता सकते हैं कि हमने स्कूल के अंदर ये एज ग्रुप सेलेक्ट किया था, या अगर आपने अपने नियर बाय एरिया में भी बच्चे सेलेक्ट किए थे तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक लाइन में ये चीज़ बता देनी है कि जो सैम्पल था वो सैम्पल आपने कहाँ से लिया, वो आपने बता देना है कि द सेलेक्टेड सैम्पल वाज टेकन फ्रॉम जो भी आपका ग्रेड था, या अमंग द एज ग्रुप ऑफ प्राइमरी सेक्शन का, प्राइमरी पोर्शन का होगा, या हाई सेक्शन का था, या मिडिल सेक्शन के वो स्टूडेंट्स थे। फिर उसके बाद इसका मकसद बता देंगे, द बेसिक पर्पस वाज टू इम्प्रूव, या द बेसिक पर्पस वाज टू एनहांस, डेवलप, कोई भी बात आप कर सकते हैं कि वही बात है कि वेलबींग प्रमोट करनी थी अमंग द टारगेट पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी सैम्पलिंग साइज़ एंड टेक्निक। अच्छा, अब सैम्पलिंग साइज़ एंड टेक्निक में
इसमें आपने बताना है कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी, अब वो टारगेट पॉपुलेशन आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्कूल की स्ट्रेंथ है, 400 है, 500 है, 600 है, 300 है, जितने भी है वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन भी हो सकती है, या आपकी टारगेट पॉपुलेशन वो भी हो सकती है जो कि आपने क्लास को सेलेक्ट किया है। अगर वो क्लास है यानी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, 100 है, 80 है, 70 है, यानी कि इतने अगर वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने वो बता दिया कि आपने उस स्कूल में से ये क्लास को सेलेक्ट किया। उसके अंदर जो है 2 क्लासेस मिला के भी अगर 120 स्टूडेंट्स थे या 130 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 क्लासेस को मिला के, तो उसमें से आपने बताना है कि जो सैम्पल साइज़ आपने लिया, ठीक है, अगर 120 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से अगर आपने ले लिए 24 स्टूडेंट्स, या आप कहते हैं कि 150 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से आपने 20 स्टूडेंट्स ले लिए, 30 स्टूडेंट्स ले लिए, 40 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन ये कह लें कि जो स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ है क्लास की या स्कूल की या जो आपने एज ग्रुप सेलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन है, उसमें से जो आपने स्टूडेंट्स निकाल लिए जिस पर आपने वर्क करना था, रिसर्च करनी थी, वो होगा आपका सैम्पल साइज़, ठीक है। तो फिर आपने परसेंटेज में भी बता देना है कि आपने 20% बच्चे लिए या 30% बच्चे लिए टारगेट पॉपुलेशन में से, ठीक है। फिर आपने टेक्निक बता देनी है कि किस टेक्निक के थ्रू आपने ये सैम्पलिंग की, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही होती है नॉर्मली। अच्छा, उसके बाद अगली हेडिंग जो आएगी वो होगी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, टूल है। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स मिल जाएंगे, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह होते हैं, चेकलिस्ट होती है, इसके अलावा रेटिंग स्केल होता है। तो इस तरह से आपने क्या बताना है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपने ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को यूज़ किया है किस चीज़ के लिए, एनालिसिस करने के लिए, प्री एंड पोस्ट टेस्ट, ठीक है। यानी कि प्री टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्री टेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, तो वो जो प्री टेस्ट था या बाद में जो पोस्ट टेस्ट करेंगे तो उस एनालिसिस के लिए आपने यूज़ की ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। फिर उसके बाद है कि इसके अलावा आप क्वेश्चनियर भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चनियर क्यों ज़रूरत पड़ेगा, जब आपने स्टूडेंट से डाटा गैदर किया या आपने टीचर से डाटा गैदर किया तो उसके लिए आपको क्वेश्चनियर की ज़रूरत पड़ी, साथ आप इसका पर्पस भी लिख देंगे कि आपने क्यों ये टूल सेलेक्ट किया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है कि टेक्निक यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये आपने हेडिंग बना देनी है कि टेक्निक यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं दरअसल, ठीक है। आपने अपना जो मेथड था ना, जो आपने मेथड था, फॉर एग्जांपल जिसने बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी ने बताया था कि एक्टिविटी मेथड, किसी ने बताया था लिसनिंग या स्पीकिंग, या कोई भी आपका मेथड हो सकता है जो आप लोगों ने पहले शेयर किए थे टॉपिक में, जो थ्रू के बाद वाली जो बात थी, अब उसको आपने इस हेडिंग के अंदर फिट करना है, ठीक है। आपने बताना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए अगर ये आपने काम किया है तो वो किस तरीके से काम आपने एक्टिविटी कंडक्ट करवाई, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ या वो जो भी प्रोसेस था, मेथड था, उसको आपने एक्सप्लेन करना है ज़रा डिटेल में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, तो यहाँ पर आप उसी को बता देंगे कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट यूज़ की गई थी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट द डिफाइंड इंडिकेटर्स, कि अगर जो है आपने अब कोई भी वेलबींग थी, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग अदर्स है, तो रिस्पेक्टिंग अदर्स को आपने किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से आपने जज करना है कि एक स्टूडेंट में ये रिस्पेक्टिंग अदर वाली जो वेलबींग है या नहीं है। इसी तरह से जो सेल्फ कंट्रोल है या वो मिस्टेक्स एंड एरर्स वाली है, लॉजिकल रीजनिंग वाली है, तो उसको आपने किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर कहते हैं कि रिस्पेक्ट आपने चेक करना है, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो आप कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर से पता चल सकता है, यानी कि स्पीकिंग स्टाइल से, टॉकिंग स्टाइल से, लिसनिंग से, या
जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, तो ये आपके इंडिकेटर्स बन जाएंगे। तो इस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनेगी जो हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चनियर, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चनियर भी आप बना सकते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस बनाए, फिर स्टूडेंट्स ने उस पर रिस्पॉन्स किया था। नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी वो होगी डाटा एनालिसिस टेक्निक। अब जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया उसको आपने क्या कहना है कि अब हमने उसको इन्फॉर्मेशन जो आपको हासिल हुई उसको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करना है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने हैं। और वो स्टैटिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकती है, मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर मीन हो सकता है, सैम्पल को वैलिडेट करने के लिए एक्चुअली। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब ये आपने सिर्फ लिखना है। अभी यहाँ पर आपने ये कैलकुलेशंस नहीं करनी, वो हम क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे। और ये यानी कि आप लिखने के बाद कह देंगे कि फिर इसके बाद हमने इसको प्रेजेंट किया किसकी फ़ॉर्म में, ग्राफ्स की फ़ॉर्म में, टेबल्स की फ़ॉर्म में या फिगर की फ़ॉर्म में, जो आपको मुनासिब लगेगा एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद आपने एक लाइन में लिख देना है कि जो इसके रिज़ल्ट्स होंगे वो एक्चुअली क्या होगा, कंक्लूजन होगा हमारी तमाम की तमाम स्टडी का। नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी, लास्ट हेडिंग होगी, वो होगी पोस्ट टेस्ट। अब जिस तरीके से शुरू में आपने प्री टेस्ट किया था कि बच्चों का वेलबींग चेक करने के लिए आपने उनसे बात करके देखा, या आपने टीचर से पूछा था, या आपने कोई एक्टिविटी करवाई थी क्लास में, उसमें जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी करवाई, बच्चों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, या किसी चीज़ की कमी थी अगर बच्चों में, जो एक्चुअली आपका टॉपिक है, तो वही आपने कह देना है कि अब उसको दोबारा से एनालाइज़ किया किसी डिफरेंट एक्टिविटी से। तो फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, आपने यहाँ पर यही शो करना है कि अब जो पोस्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, बेहतर थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने ये बताना नहीं है कि बेहतर है या नहीं है, क्योंकि वो आप नेक्स्ट फाइंडिंग्स में बताएंगे। यहाँ पर आपने ये बता देना है कि उसके लिए हमने फ़लाँ जो एक्टिविटी का नाम है वो हमने इस तरीके से एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई। थैंक यू।